किसान भाइयों, आज गुरुवार का दिन है और आज के दिन हम आपको किसी न किसी प्रगतिशील कृषक से मिलवाते हैं और उनके अनुभवों का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सब्जी की खेती करने वाले बड़ी बथनाहा मनसाही के प्रगतिशील कृषक विनोद कुमार जी से। तो विनोद कुमार, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये बतलाइए कि आप मुख्य रूप से किस किस फसल की खेती करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग आलू, मिर्च, बैगन, भिंडी सीजन के हिसाब से हम लोग इन सब्जियों का खेती करते हैं। सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि अगर हमारे कोई किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहे तो उन्हें शुरुआत से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनका उत्पादन अच्छा हो। देखिए, शुरुआत से तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो जो है अभी वर्मी कंपोस्ट का जो है सो इस्तेमाल उनको हर किसान को करना ही चाहिए। और अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं हो पाए तो कम से कम जो है सो गोबर का खाद, इसका इस्तेमाल हर किसान को करना चाहिए, क्योंकि उपजाऊपन जो है अब धीरे धीरे जमीन का घटते जा रहा है। और जिसके लिए अब रासायनिक का इस्तेमाल करने से हम लोग देखते हैं कि खेत में उतना उत्पादन नहीं हो पाता है जितना कि हम लोग इसके इस्तेमाल से लेते हैं, जैविक विधि से। हाँ, जैविक विधि से। जैविक के साथ साथ रासायनिक। सिर्फ रासायनिक विधि से अगर हम खेती करते हैं तो उस साल में एक फसल तो किसी तरह से हो जाता है, लेकिन दूसरा फसल लेने के लिए हमको बहुत घाटा का सौदा हो जाता है, इसलिए कि उस तरह का उत्पादन नहीं हो पाता है। लागत तो हर तरह का लग ही आता है, लेकिन ज़मीन से जितना हम लोग को उपज होना चाहिए उतना नहीं निकलता है। उसके लिए साल में कम से कम एक बार बीघा में 4 टन 5 टन गोबर का खाद या नहीं तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। अगर वो भी नहीं हो पाए तो कम से कम जो है सो खल्ली, नीम खल्ली हो या फिर जो है सो सरसों खल्ली हो या फिर किसी भी तरह का खल्ली, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जमीन का जो उर्वरा शक्ति बरकरार रहता है। थोड़ा बहुत भी अगर रासायनिक खाद अगर आप दे देते हैं तो बेहतर जो है सो उसका यील्ड होता है और इस पर कीट भी जो है सो अच्छा तरह से नियंत्रित रहता है। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक संभव हो, हाँ, जैविक विधि से सब्जी की खेती कम से कम करना चाहिए। हाँ, कम से कम जैविक विधि से सब्जी का खेती तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम देखिए हम लोग का 20 से 25 साल का अनुभव है कि 20 साल 25 साल पहले जितना कम रासायनिक दवा के प्रयोग से हम लोग जो दवा इस्तेमाल फसल उपजा लेते थे, अब वो नहीं हो पाता है। तो इसका हम लोग कारण देख रहे हैं कि हम लोग कहीं न कहीं अंधाधुन कोई देखा कि आज हम ये दवाई मारा है तो वो मार दिया, किसी का नाम सुना कि ये मार दिए तो वो मार दिया, और जो उसका मूल भोजन है जमीन का उसको हम लोग नहीं दे पाते हैं। अच्छा विनोद कुमार जी, यहाँ पर तो एक बात समझ में आ गई कि जहाँ तक संभव हो लोगों को जैविक विधि से खेती करना चाहिए। अब हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि हमने बात की कि शुरुआत से हमारे किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे सब्जी की खेती में उनका उत्पादन अच्छा हो। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बीजों का चयन आप कैसे करते हैं, उसका क्या आधार है। बीज के चयन के लिए तो हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी पर ही आधारित है, क्योंकि हम लोगों को जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी का जैसे जो कोई बीज लेते हैं, या करेला का हो या मिर्च का हो या टमाटर का हो, तो ये सब बीज जो है सो थोड़ा उच्च क्वालिटी का होता है, जिससे उत्पादन भी अधिक होता है। उसका क्वालिटी मतलब मान्यता प्राप्त संस्थान से बीज लेते हैं। हाँ, मान्यता प्राप्त संस्थान से जो हम लोग बीज लेते हैं। अब ये बताइए कि बीज लेने के बाद बीजोपचार भी करते हैं। हाँ जी, हाँ, बीज उपचार कैसे करते हैं आप। बीज उपचार के लिए हम लोग जो है सो राइजोबियम कल्चर के हिसाब से भी करते हैं, जो प्राकृतिक है विधि, और दूसरा जो है सो रासायनिक विधि से भी बीज उपचार करते हैं। कैसे करते हैं। अगर राइजोबियम कल्चर से करते हैं तो राइजोबियम जो खाद आता है, जीवाणु खाद, तो उसको हम लोगों को ब्लॉक के माध्यम से मिल जाता है, जो कि सस्ता पड़ता है और आसान भी पड़ता है। तो वहाँ से हम लोग लाए, उसको जो है सो 2 घंटा 4 घंटा जो है सो पानी में दे करके या गोबर के खाद में दे करके मिला दिए, फिर उसी में जो है मिला के 24 घंटा छोड़ दिए। 24 घंटा के बाद अंकुरित हो जाता है तो फिर उसको ले जाकर जमीन में डाल देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि बीजोपचार के किस तरह के फायदे हैं। हाँ, बीज उपचार का यही फायदा है कि
जीवाणु जनित जो भी रोग होता है वो उसमें जो है सो बहुत बचाव करता है। जैसे बीज अंकुरित हुआ, मौसम ठंडा गर्म हो गया तो उस टाइम में जो है सो अंकुरित होकर भी पौधा मर जाता है। और बीज उपचारित बीज से क्या होता है कि वो थोड़ा जो है सो अंकुरित होकर थोड़ा उसका मरने का रेशियो जो होता है सो थोड़ा कम होता है। हाँ, ये चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उपचारित बीज अनुपचारित बीज में जो है ये देखा गया है कि अगर अनुपचारित हम लोग रोप देते हैं तो 100 पौधा में जो है सो 70% ठीक होता है, 30% मर जाता है। अच्छा। और अगर उपचारित कर दिए तो हमको 90% बेहतर हो जाता है, 10% में जो है सो थोड़ा सा दिक्कत बुझाता है, लेकिन 90% सॉलिड है कि बच जाता है। और आगे जाके कीटों का प्रकोप भी कम होता है। हाँ, उस पर कीट का भी अटैक कम होता है। तो बीजों का चयन आप कर लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से, बीजों उपचार कर लिए, अब बतलाइए उसके बाद आगे क्या करते हैं? आगे हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि भाई इसमें कीट का अटैक कम से कम हो। और कीट के अटैक के लिए जो है सो हम लोग कीट के आने से पहले उसका पहचान कर लेते हैं कि हमारे खेत में जो है सो कीट आना शुरू कर गया है। उसका क्या तरीका है? उसका हम लोग एक स्टिकी ट्रैप आया है बाजार में, पीला और हरा टाइप का। तो उसका जो है सो हम लोग बधाई कर देते हैं अपने बागबानी में, खेत में 4-5 जगह लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को अंदाजा चल जाता है कि हाँ फलना एक कीट का जो है सो अटैक हो रहा है। तो अटैक होने के पहले जो है सो हम लोग एक स्प्रे दे दिए तो उससे क्या होता है कि जो भी कीट आया है उसका वहीं ब्रेक लग जाता है, उसका जनरेशन खेत में आगे नहीं बढ़ पाता है। अच्छा अच्छा। जो कि हमको कम लागत में हो जाता है। और इसको नहीं लगाने का यही नुकसान होता है कि जब पूरा तरह से अटैक कर जाता है, जब नुकसान नजर आने लगता है तब फिर उपचार तब लोग किया जो है जाता तो किसान दवाई लेके दौड़ता है। तो उस टाइम तक में तब तक जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। है। बहुत ज्यादा नुकसान। और उस ट्रैप के माध्यम से पहले ही पता चल जाता है कि किस तरह के कीट का जो है सो आक्रमण होने वाला है। हाँ, उसमें हमको डबल फायदा होता है कि एक तो अगर हम ऐसे पहुंचते हैं किसान के दुकानदार के पास कि हमको दवाई चाहिए तो कहते हम लोग तो नाम भी किसान आदमी बहुत किसान है कि उसको नामों पता नहीं कि कौन बीमारी आया, कौन कीट लगा नहीं आया। तो सीधे दुकानदार के पास पहुंचता है, बोलता है कि भैया हमको जो है पत्ता टेढ़ा हो रहा है, चाहे मेरा फल गल रहा है या मेरा पौधा विकास नहीं कर रहा। तो उसका वजह क्या है ये तो किसान को नहीं पता। और दुकानदार भी उतना ट्रेंड नहीं होता है कि उसके वजह को जानकारी दे। बस जो उसको समझ में आता है दवाई दिया, लोग चलाया तो 3-4 तरह का दवाई दे दिया, कोई एक ठो दवाई तो सेट करवे करेगा। ये होता है। और इसके माध्यम से क्या होता है कि हम लोगों को पहले पता चल जाता है कि नहीं मेरा एक ही तरह का कीट है तो हमको इसका दवाई चलाना है, और अगर फल गल रहा है तो ये दवाई चलाना है, या फिर जो है अगर पौधा में न्यूट्रिशन का कमी है तो हमको ये दवाई चलाना है। अच्छा अच्छा। तो उसमें खर्च का बचत हो जाता है। खर्च का बचत हो जाता है। ये बताइए कि एक समय में आप एक ही सब्जी का उत्पादन करते हैं या 2-3 सब्जी को एक साथ मिलाकर उत्पादन करते हैं? नहीं, हम लोग जो है सो हम लोग में कुछ किसान ऐसा है जो एक साथ जो है सो 2 से 3 फसल हम लोग एक साथ ले लेते हैं। कैसे, कौन कौन सा फसल लेते हैं? अब जैसे है कि एक साथ हम लोग मिर्च और करेला ले लेते हैं। करेला और खीरा ले लेते हैं, और बंदा और मिर्च ले लेते हैं, या गोभी या मिर्च ले लेते हैं। तो इस तरह से जो सीजन के हिसाब से कि जिसका जो सीजन है, जैसे करेला 6 महीना का फसल है और मिर्च जो है सो 3 महीना का फसल है। तो इसको हम लोग दोनों को साथ में कर देते हैं, क्योंकि करेला 60 दिन में टूटना शुरू होगा, मिर्च भी 60 दिन में टूटना शुरू होगा। लेकिन दोनों में जो है सो अंतर क्या होता है कि उसको पूरा खेत कवर करते करते जो है सो 90 दिन 100 दिन लगेगा। तब तक जो है सो मिर्च हमारा जो है सो एक तोरार बढ़िया से निकल जाता है। हाँ, हो जाता है। तो हम लोग नीचे में मिर्च लगा दिए और उसी मिर्च में करेला है तो करेला ऊपर चढ़ते चढ़ते उसको पूरा खेत फलते फलते हम लोग 2 बार मिर्च तोड़ लेते हैं। अच्छा, सब्जी की खेती आप कैसे करते हैं? जमीन पे करते हैं या अलान बनाकर करते हैं? देखिए, हम लोग जमीन में भी ले लेते हैं और अलान में भी लेते हैं। जैसे अगर आप मार्च अप्रैल में जो लगाते हैं ना, फरवरी और मार्च 2 महीना में जो हम लोग लगाते हैं तो नीचे में ही ले लेते हैं।
और मार्च के बाद जो लगाते हैं तो उसके लिए अलान जरूरी है, इसलिए कि बरसात का मौसम आ जाता है। हाँ, तो उसको बचाने के लिए जो है अलान लगाना पड़ता है। दोनों ही विधि से आप करते हैं? हाँ, दोनों ही विधि। अच्छा, आपने चर्चा किया कि ज्यादातर जो है सो जैविक विधि से खेती किया जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो और रासायनिक खाद का भी अगर मिश्रण उसमें किया जाए थोड़ा बहुत तो मिला जुला के उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। पूरी तरह से तो रासायनिक खाद पर से निर्भरता तो खैर खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो अनुभव है कि हम उस पर से 50% निर्भरता जरूर कम कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आप कैसे खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं सब्जी की खेती में? है क्या कि वैसे तो सरकारी माध्यम से जो है सो मिट्टी जांच का जो है सो लेवल वगैरह चलता है, लेकिन संपूर्ण जांच का जो है सो हम लोगों के पास जो है सो कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारे मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कितना मात्रा में है। इस चीज का हम लोगों को अभी तक पूरा ही नहीं पता चला है। मिट्टी जांच कराने के बाद भी पता नहीं चलता है? नहीं चलता है, उसका कोई जो लेवल आता है ना, जो रिपोर्ट वगैरह आता है, तो किसान तो हम लोग उतना पढ़े लिखे है नहीं कि उसका ही वर्णन जान पाएंगे कि क्या कितना मात्रा में है, समझ नहीं पाते हैं। हाँ, समझ नहीं पाते हैं कि उसमें कितना कम है, कितना हम लोगों को देना है। तब क्या करते हैं? तब हम लोग है कि प्राकृतिक रूप से जो बाप दादा के आधार से हम लोग सीखते हुए आए हैं कि इस फसल में इतना खाद देना चाहिए, इस फसल में इतना ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। जैसे DAP वगैरह है कि आलू वगैरह में हम लोग थोड़ा बढ़ा के देते हैं, और जो फूल वाला फसल है उसमें जो है सो DAP का मात्रा बढ़ा देते हैं, पोटाश या यूरिया का मात्रा घटा देते हैं। कुछ फसल है कि यूरिया ज़्यादा खाता है, कुछ फसल है कि पोटाश ज़्यादा खाता है, कुछ फसल है कि DAP ज़्यादा खाता है, फास्फोरस। तो उसी हिसाब से हम लोग देते हैं। जो रिक्वायरमेंट होता है कि वो हम लोग देख के लक्षण पता करते हैं कि हाँ भाई इसमें जो है सो किस चीज़ का कमी है। जो चीज़ का कमी हम लोगों को लक्षण समझ में आता है, उस हिसाब से उस खाद का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब किसी भूमि में जो है सो नाइट्रोजन अगर हम एकड़ में 1 क्विंटल दे देते हैं तो उसका फसल बेहतर हो जाता है, और वही कोई किसान दूसरा भूमि में जो है सो 1 क्विंटल दे देता है तो उसको कमजोर हो जाता है। तो उसको देखना पड़ता है कि इससे पहले इसमें क्या क्या खाद डाला हुआ है, क्या क्या नहीं डाला हुआ। अब जैसे कोई गोबर दिए हुए है तो प्राकृतिक रूप से उसमें नाइट्रोजन गोबर के माध्यम से मिला हुआ है, तो उसमें अगर ज्यादा हम नाइट्रोजन और ऊपर से दे देंगे तो उसमें फसल खराब हो जाएगा, वो पौधा का सिर्फ बर्बाद होगा और उसमें दाना होगा ही नहीं। आलू हो या फिर जो है सो कोई भी फसल हो, उसका बर्बाद ज्यादा हो जाता है। आज इसमें गोबर नहीं दिया हुआ तो उसको नाइट्रोजन चाहिए तो थोड़ा बेसी भी दिया तो उसका बेहतर हो जाता है। और अगर लोग किसान यही होता है कि कुछ किसान देखा देखी किया कि वो दिया, हम 1 क्विंटल 2 बोरा खाद दिया है तो हम भी दे देते हैं, तो उस देखा देखी में भी फसल नुकसान हो जाता है। अच्छा, सिंचाई कब कब करते हैं? सिंचाई गर्मी के समय में 8 से 7 से हफ्ता में साप्ताहिक, जिस हिसाब से भूमि है, अगर थोड़ा सा जो है अगर बालू टाइप का जमीन है तो उसको 6 से 7 दिन में, और अगर थोड़ा मिट्टिया टाइप का जमीन है, दोमट टाइप का, तो उसको 8 से 10 दिन 12 दिन में गर्मी के समय में, और ठंडी में 10 से 15 दिन में। 10 से 15 दिन में करते हैं। हाँ। अच्छा, लागत कितना पड़ता है सब्जी की खेती में और फायदा किस हिसाब से है, विस्तार से बतलाइए। देखिए, लागत ऐसे तो हम लोगों का जो है सो कोई अनुमान एकड़ के हिसाब से नहीं है, जो खेत में जिस ढंग से लगाते हैं उस हिसाब से लागत हम बता सकते हैं। कि जैसे हम लोग अगर 1 बीघा में लागत लगाए तो अगर दोहरा फसल कर रहे हैं तो दोहरा फसल कर रहे हैं तो मोटा मोटी 25 से 30 हजार रुपया सब्जी के फसल में खर्च है, और 50 से 60 हजार रुपया हम लोगों को आमदनी हो जाता है। दोगुना आमदनी है? जी हाँ, दोगुना मिला जुला कर। हाँ, मिला जुला कर मोटा मोटी यही है कि जैसे अगर 30,000 लगाए तो 3 से 4 महीना के बाद, मतलब 2 महीना के बाद तो निकलना शुरू होता है। फिर 2 महीना हम लोग जो उसमें फसल निकलता है 2 महीना का, तो उसमें हम लोगों को रेशियो मिलाते हैं तो उसका दोगुना हो जाता है। दोहरा फायदा है। हाँ, अंत में विनोद कुमार जी, आप ये बताइए, अगर बातचीत के क्रम में कुछ सवाल छूट गया हो और उस संबंध में कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमारे किसान भाइयों को बतलाएं। हाँ, हम एक बात तो किसान भाइयों को यही बताना चाहेंगे कि अभी दवा के बाजार में
दवा के बाजार में इतना सारा मतलब कि भूल भुलैया है किसान के सामने में कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो इस रूप से कि नहीं हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा जागरूक किसान हैं, तो हम लोगों को समस्या सामने में झेलना पड़ जाता है। क्योंकि एक ही दवा तरह तरह के कंपनी का अलग अलग नाम से जो है सो बाजार में उपलब्ध है। कंपोजिशन एक ही है, जैसे इमामेक्टिन है, ये जहर का एक नाम है कंपोजिशन, लेकिन ये इमामेक्टिन 20 तरह का कंपनी बना रही है, नाम बदल गया। अब किसान जो है सो पागल है कि भाई हम ई मारे हैं तो ई मारेंगे तो वो मारे। अच्छा, आज हम इस दुकान से लेके गए, इमामेक्टिन दे दिया, और कीड़ा जो है सो जहर के प्रति रेजिस्टेंस विकसित कर लेता है। तो हम इस दुकान में गए, वो हमको इमामेक्टिन दिया, छींटे, हमको फायदा किया। फिर हम गए दूसरा बार, फिर वही दवाई दिया, फायदा। तीसरा बार में वो काम नहीं किया, ठीक है। अब हम नहीं किया तो फिर सोचते हैं कि नहीं अब कौन दवाई मारे, तो हम चले जाते हैं दूसरा दुकानदार के पास। तो दूसरा दुकानदार के पास गए तो हमको वही दवाई दूसरा नाम से दे दिया। हम लोग तो जानते नहीं कि इसमें है क्या, और सब चीज रहता है इंग्लिश में। तो इस परिस्थिति में किसान क्या करे? इस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए जो है सो बस एक ही उपाय है कि लोगों को आपस में जो है सो मिलजुल कर दवाई का जो है सो ये करना चाहिए कि भाई हम ये दवाई चलाए हैं या फिर इस तरह का दवाई है तो इसका ये मात्रा है। एक दूसरे का हम लोग शेयर करते हैं आपस में ही। हाँ, यही आप कहना चाह रहे हैं कि एक ही किस्म की दवा बाजार में अलग अलग नाम से उपलब्ध है। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हमारे किसान भाई जो है सो एक दूसरे से आपस में जागरूक रहते हैं, आपस में जागरूक करने का आवश्यकता है। इसका ध्यान रखें कि भाई दवाई जो है सो एक मुख्य रूप से 25-30 ही दवाई है खेती में, लेकिन उसको 1000 नाम से 1000 कंपनी जो है बेच रही है। तो इससे बच के रहने की आवश्यकता है। इससे बच के रहने की आवश्यकता है। विनोद कुमार जी, आपने अपना अनुभव सब्जी की खेती के संबंध में हमारे अन्य किसान भाइयों के बीच साझा किया। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।